नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज हम लेकर आ चुके हैं प्राचीन भारत के इतिहास से दूसरा टॉपिक वैदिक सभ्यता का। तो वैदिक सभ्यता से जितने भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं तो वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर, और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन आ जाए वैदिक सभ्यता से रिलेटेड, वो गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पूर्व वैदिक हो या ऋग्वैदिक संस्कृति हो, इसका काल कहाँ से कहाँ तक आता है। तो ये आता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर आपका आता है 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसको आप नोट करते चलिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ये काल माना जाता है आपका उत्तर वैदिक संस्कृति का काल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का यहाँ पर आपको बताना है कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। बहुत ही ज़्यादा ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्य शब्द का अर्थ पूछा जाता है आपसे, तो इसका अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस फसल का ज्ञान वैदिक लोगों को नहीं था। तो किस फसल का ज्ञान नहीं था। तो ये था तंबाकू का ज्ञान इन लोगों को नहीं था। तो ये तंबाकू यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर वैदिक काल के भेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो इनको जाना जाता था श्रमण के नाम से। तो श्रमण हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। श्रमण आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन है। तो ये हो जाएगा सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। वैदिक गणित का ये एक महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो यहाँ पर बताना है कि प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में किस युग में बात की गई है। तो ये बात की गई है ऋग्वेद में। किस में की गई है। ऋग्वेद में ये बात बताई गई है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है। ये टोटल होते हैं कितने, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो 4 वेद आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो यहाँ पर बताना है कि इनका मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये था पशुपालन। और पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो थी आपकी, सिंधु सभ्यता जो थी, उसमें उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो उनका व्यवसाय था व्यापार, लेकिन यहाँ पर क्या है इनका पशुपालन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ठीक है, किससे, मुंडकोपनिषद से इसको लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और लगभग हर एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्रोत एवं प्रार्थनाएं किस वेद में हैं। तो स्रोत एवं प्रार्थनाओं का वर्णन किस वेद के अंतर्गत आता है। तो ये आता है ऋग्वेद के अंतर्गत। किस में आता है, ऋग्वेद में आता है। अगला है, भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सामवेद को। किसे कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। अगला देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन हैं। तो प्रथम विधि निर्माता के रूप में जाने जाते हैं मनु। कौन जाने जाते हैं, मनु जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो ये हो जाएगी श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये संबंधित है
कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद में जो प्रमुख संपत्ति का प्रमुख रूप है वो है गोधन। और गोधन किसे कहा जाता है? तो गायों के एक समूह को कहा जाता है गोधन, और इसे जो है ऋग्वेद में संपत्ति का दर्जा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये मिलता है 10वें मंडल में। किस में मिलता है? 10वें मंडल में इसका जो है उल्लेख मिलता है। किसका? शूद्र का उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028। और कितने मंत्र हैं? तो ये हैं 10,460। 10,460 टोटल आपके मंत्र हैं। और सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो है डाटा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 18। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे 18, 20, 22, 24। तो इस तरीके से वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको टिक क्या करना है? 18 आपको वहाँ पर आंसर लगाना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो ये था प्रकृति की उपासना से। प्रकृति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका प्रयोग हुआ है इंद्र देवता के लिए। इंद्र हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पुरंदर शब्द किसके लिए यूज हुआ है? तो ये हुआ है इंद्र देवता के लिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये संबंधित है ज्यामिति से। किससे संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित एक ये महत्वपूर्ण पुस्तक है शुल्ब सूत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्तोमा सदमय कहाँ से लिया गया है? तो इसको लिया गया है ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से इसको लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? तो ये बसे थे पंजाब में। बाहर से आए थे यार, और ये सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो ये बसे थे पंजाब में। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका जो है 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो 9वां मंडल इसका हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। किससे जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो ये है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो है ये सर्वाधिक इसका वर्णन है आरंभिक वैदिक साहित्य में। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कोभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ये है आपका कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में। तो अफ़गानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो राजा जो अश्वपति हैं ये कहाँ के शासक थे? तो ये आपको बताना है। तो ये थे कैकेय के शासक। कैकेय इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेय के थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी जिसका प्रतिपादन कपिल मुनि ने किया था? तो ये था आपका सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कठोपनिषद में। किस में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में इसका जो है उल्लेख है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो ये हुई है धर्मशास्त्र के काल में। किस में हुई है? धर्मशास्त्र के काल में इसका जो है वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र यानी कि देवी सावित्री को ये संबोधित है। तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि गायत्री मंत्र का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में इसका वर्णन है।
और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र जो है ये किसको संबोधित करता है, तो ये संबोधित करता है देवी सावित्री को। किसको करता है? देवी सावित्री को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है न्याय दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था, तो न्याय दर्शन का प्रतिपादन किया गया था गौतम जी के द्वारा। तो गौतम यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। न्याय दर्शन का संबंध किससे हो जाएगा? गौतम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो निष्क से कौन जाने जाते थे, तो ये जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, इनको बोला जाता था निष्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी कि दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था परुष्णी नदी पर। कौन नदी पर? ये लड़ा गया था परुष्णी नदी पर, और इसको जो है वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। तो रावी नदी का पहले क्या नाम हुआ करता था? परुष्णी नदी। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग दर्शन के प्रतिपादक थे, तो पतंजलि इसके प्रतिपादक थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में इसको जो है पूछा गया था। तो योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो पतंजलि ने किया था। और योग दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो 21 जून को अभी हाल ही में योग दिवस भी मनाया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तकें हैं तो किस पर आधारित हैं, तो ये आधारित हैं दर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो क्या था इनका धर्म? प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ इनका प्रमुख धर्म था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चरक संहिता नामक जो पुस्तक है ये किस विषय से संबंधित है, तो ये संबंधित है चिकित्सा से। चा से चरक हो गया और चा से चिकित्सा। याद हो गया होगा आपको, चरक संहिता का संबंध किससे है? चिकित्सा से है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के जो है प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं, तो प्राचीनतम जो है प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं अतरंजी खेड़ा से। लौह तत्व के जो है प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? अतरंजी खेड़ा से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, तो यज्ञ संबंधी विधि विधान किस वेद में वर्णित हैं, तो ये हैं यजुर्वेद में। तो यजुर्वेद आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वैदिक युगीन सभा क्या थी, तो वैदिक युगीन जो सभा थी उसको बोला जाता था मंत्री परिषद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी, तो गणतंत्र शासन प्रणाली यहाँ पर चलती थी। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गणतंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सभी को पता होगा ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीनतम वेद है। बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो याद रखना है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि सांख्य कर्मयोग न्याय वैशेषिक मीमांसा और वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है, तो कहाँ पर हुई है? ये हुई है वैदिक युग में। कहाँ पर हुई है? वैदिक युग में इसका स्पष्टीकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो इसको बोला जाता है सांख्य दर्शन को। सांख्य दर्शन को भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं, तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं, तो ये हैं पाणिनि महोदय। पाणिनि आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अष्टाध्यायी के रचनाकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो मनु स्मृति जो है ये सबसे प्राचीनतम है। मनु स्मृति आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को। किसे दी जाती है? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी, तो ये है लोहार, यानी कि लोहारगिरी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लोहारगिरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो सबसे पवित्र नदी के रूप में माना गया है सरस्वती को। किसे माना गया है?
सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे यहाँ पर पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीनतम पुराण है। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो ये थी आपकी काल कुटुंब। आधारभूत जो इकाई थी ये थी आपकी काल कुटुंब। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, तो अघन्या का अर्थ आपको बताना है। तो ये हो जाएगा, अघन्या का अर्थ गाय के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। तो अघन्या का संबंध किससे हो जाएगा? गाय से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया। तो इसको समझ लेते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो मथानी के रूप में वहाँ पर किसका प्रयोग किया गया था? तो प्रयोग किया गया था मद्रांचल पर्वत का। और जो रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया था तो वो प्रयोग किया गया था सर्पों के राजा वासुकी का। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है वासुकी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्पों के राजा जो हैं वासुकी का प्रयोग किया गया था रस्सी के रूप में, और मथानी के रूप में प्रयोग किया गया था मद्रांचल पर्वत को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण किस वेद से संबंधित हैं? तो इसका वर्णन है अथर्व वेद में। किस में है? अथर्व वेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण का यहाँ पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। कौन सी पुस्तक? श्रीमद् भगवद गीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व क्या था? तो ये था आपका 1/6। 1/6 क्या था? तो इसको भी थोड़ा यहाँ पर बता देते हैं कि जो राजा होते थे तो राजा अपने द्वारा किए गए कार्यों और सेवाओं आदि के जो बदले उपज का 6वां हिस्सा अपनी वृत्ति के रूप में प्राप्त करता था। तो वही 1/6 यहाँ पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ये थी विदत। विदत यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे प्राचीनतम संस्था थी ये। और देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था। तो इसको बोला जाता था उपाध्याय। क्या बोला जाता था? उपाध्याय इनको बोला जाता था। तो ये टोटल 60 क्वेश्चन हमने आपको अभी कंप्लीट करा दिए हैं। तो वैदिक सप्ताह यहाँ से आपकी कंप्लीट होती है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।